नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए साइंस की एक स्पेशल सीरीज चलाई हुई है, जिसमें सबसे पहले हम फिजिक्स को यानी कि भौतिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसके 2 चैप्टर बहुत अच्छे से हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 80% न्यूमेरिकल किए हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड थे, और 20% में हमने भौतिक राशियों के सूत्र, विम और उनके मात्रकों को जाना है। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और चैप्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी हमसे पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है ऊष्मा तथा ताप, हीट एंड टेम्परेचर। और दोस्तों, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे, उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई ऊष्मा और ताप क्या है। तो दोस्तों, ऊष्मा और ताप दोनों ही क्या है? अदिश राशियाँ हैं। ऊष्मा का मात्रक जूल है, एसआई मात्रक जूल, और इसका सीजीएस मात्रक कैलोरी है। ताप का मात्रक दोस्तों आप जानते हैं, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, यानी कि ये मूल राशि है और मूल मात्रक जो है केल्विन है। तो दोस्तों, अब इसमें हम पढ़ते हैं तापमान मापने के स्केल, और इसके बाद दोस्तों इसके न्यूमेरिकल हम शुरू करेंगे। फिर हम दोस्तों अलग अलग विभिन्न स्केल यानी कि इन जितने भी हमारे स्केल हैं इनके बीच रिलेशन क्रिएट करेंगे, और उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे फार्मूले बनेंगे जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। 1 बाय 1 करके उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी मुख्य बात ये समझ लेते हैं कि भाई स्केल, तापमान मापने के जो स्केल हैं वो क्या क्या है, उनका निम्नतम बिंदु क्या है और उच्चतम बिंदु क्या है। ये एग्जाम में पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा ताप मापने की इकाई नहीं है, तो तब इनमें से कोई एक नहीं होगा। या 3-4 मात्रक अलग होंगे, पूछेंगे कि बताइए इनमें निम्न में से किससे ताप माप सकते हैं, इनमें से कोई एक होगा। तो कई प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, इनका सबसे पहले जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। तो देखिए, सेल्सियस सबसे मुख्य है, तो सेल्सियस में टेम्परेचर नापा जाता है। दोस्तों, इसका निम्नतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हमें याद होना चाहिए, हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे आता है फ़ारेनहाइट में। दोस्तों, जो फ़ारेनहाइट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका निम्नतम बिंदु 32 फ़ारेनहाइट और उच्चतम बिंदु 212 फ़ारेनहाइट होता है। बाद में आता है केल्विन। दोस्तों, केल्विन को भी हम जानते हैं, इसका निम्नतम बिंदु 273 और उच्चतम बिंदु 373 केल्विन का होता है। ये 3 जो मुख्य है, सबसे पहले 3 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता रहता है। हालांकि रियूमर और रैकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना बहुत जरूरी है कि रियूमर भी एक तापमान मापने की एक इकाई है। इसका निम्नतम बिंदु 0 डिग्री रियूमर और उच्चतम 80 रियूमर होता है। रैकिन में दोस्तों 492 रैकिन और 672 रैकिन इसका उच्चतम बिंदु होता है। तो हमने ये दोस्तों कुछ स्केल हमने पढ़ लिए। हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन ही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है जो मुझे लगा कि आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहिए। वो ये है कि वो हमसे पूछेंगे, और कई बार पूछा भी गया है, कि बताइए भाई मानव शरीर का सामान्य तापमान अलग अलग स्केल पर कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सेल्सियस की या सेंटीग्रेड की, तो दोस्तों बॉडी का जो है तापमान है मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का, वो सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके अलावा फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसमें आप बुखार को भी नापते हैं, थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, वो फ़ारेनहाइट पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करें हम केल्विन में, तो बॉडी का जो सामान्य मानव बॉडी यानी कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है केल्विन में बात करें तो दोस्तों 310 केल्विन होता है। ये तीनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चलो दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं ताप के विभिन्न पैमानों के बीच में संबंध, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमसे डायरेक्ट संबंध भी पूछा जा सकता है, या हमसे यहाँ पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम कि भी केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रियूमर, रैकिन के बीच संबंध क्या है, वहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास दोस्तों संबंध के लिए विभिन्न पैमानों के जब बीच हम संबंध रिलेशन बना रहे होते हैं, तो दोस्तों एक फार्मूला कार्य करता है कि पैमाने का भाप बिंदु माइनस के पैमाने का हिमांक बिंदु बराबर स्थिरांक। फिर से समझिएगा, किसी भी पैमाने का भाप बिंदु माइनस के पैमाने का हिमांक बिंदु बराबर स्थिरांक, यानी कि सब एक कांस्टेंट के बराबर हैं। सब के सब किसी कांस्टेंट के बराबर हैं, तो सबको हम आपस में भी बराबर रख सकते हैं। जैसे कि सेल्सियस की बात करें तो भाई साहब इसका हिमांक बिंदु कितना 0 अपॉन में इसका भाप बिंदु कितना 100। भाप कोई भी दोस्तों जल का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है, ठीक है ना, वाष्प बन जाता है। तो इसका भाप बिंदु कितना है 100 और माइनस के हिमांक बिंदु दोस्तों इसका 0।
रही बात यानी कि निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु। अब बात करें दोस्तों फ़ारेनहाइट की, बराबर स्थिरांक तो है और स्थिरांक बराबर है तो ये सब के सब आपस में भी बराबर हैं। फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसका जो हिमांक बिंदु है वो 32 है, यानी कि न्यूनतम बिंदु को ही हम हिमांक बिंदु कह रहे हैं और उच्चतम बिंदु को हम भाप बिंदु कह रहे हैं। इसका उच्चतम बिंदु दोस्तों 212 है और माइनस के निम्नतम बिंदु इसका 32 है। अगर बात करें हम केल्विन की तो सबके सब स्थिरांक के बराबर हैं तो हम सबको आपस में बराबर रखते जा रहे हैं। दोस्तों केल्विन की बात करें तो इसका हिमांक बिंदु 273 है और इसका भाप बिंदु 373, ठीक है, माइनस के 273, यानी कि अगर इनको हमें आपस में रिलेट करना है तो इनके हमें भाप बिंदु में से हिमांक बिंदु माइनस करने पड़ेंगे। बात करें दोस्तों हम र्यूमर की तो इसका हिमांक बिंदु 0 है, भाप बिंदु 80 है, माइनस के हिमांक बिंदु 0 है। ये दोस्तों बनकर आया। एक लाइन और लिखिएगा अब C माइनस 0 का तो मतलब तो C है सेल्सियस है, सेंटीग्रेड है और नीचे कितना रहा दोस्तों 100। अब बात करें फ़ारेनहाइट में तो F माइनस के 32 अपॉन 212 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 आएगा। केल्विन की बात करें दोस्तों K माइनस के 273 और इधर देखें 373 में से 273 सब्ट्रैक्ट करके आया तो दोस्तों कितना बचा हर में 100, यहाँ पर R/80। अब अंश में तो कोई संख्या डिविजिबल नहीं है किसी एक टेबल से पर्टिकुलर, लेकिन हर में 100, 180, 100 और 80 दोस्तों 20 के पहाड़े से 20 के टेबल से सब कट रही हैं, डिविजिबल हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर 20 पंजे 100, 20 नम 180, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, यानी कि दोस्तों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर में जो, ठीक है ना, हम रेकिन को नहीं ले रहे, हालांकि वहाँ तक पूछा नहीं गया, केवल संबंध ऑलमोस्ट यहाँ से इन तीनों के बीच ही पूछा जाता रहा है हमसे और इन्हीं पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो सबसे पहले चलिए हमने उसको भी ऐड कर लिया। अब इनके बीच रिलेशन देखिए क्या बना कि C/5 बराबर F माइनस के 32/9 बराबर K माइनस के 273/5 और बराबर R के बटे में 4 है। और दोस्तों ये हम रिलेशन बनाने में कामयाब हो पाए। अब न्यूमेरिकल कैसे आएगा कि भाई किसी वस्तु का या मानव शरीर का टेम्परेचर वो सेल्सियस में देगा तो हमसे फ़ारेनहाइट में पूछेगा, तो इन दोनों को बराबर रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या वो कहेगा कि किसी वस्तु का तापमान फ़ारेनहाइट में गिवन होगा, आपको एग्जाम में फ़ारेनहाइट में किसी वस्तु का तापमान देगा और आपसे कहेगा केल्विन में बताइएगा, तब आप इन दोनों को बराबर में रखिएगा। उसके बाद वो बोल सकता है कि किसी वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में उसका तापमान बताइएगा, तब आप सेल्सियस को केल्विन के बराबर रखेंगे या सेल्सियस को दोस्तों आप र्यूमर के बराबर रखेंगे। मतलब इन चारों से कहीं भी या 3 से 2 से आपस में किसी के साथ रिलेशन आपसे बात कर सकता है और मात्रक एक पैमाने से दूसरे पैमाने में आपसे चेंज करा सकता है। तो दोस्तों क्या है इसका, अभी तो ये दोस्तों हमने भाषा के साथ सीखा, अब इसको प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल में हम अप्लाई करेंगे और न्यूमेरिकल की मदद से इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए मैं पहला न्यूमेरिकल लिखे देता हूं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन की मदद से अब बातों को समझते हैं। यदि किसी वस्तु का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो तो वस्तु का तापमान केल्विन में कितना होगा। केल्विन में दोस्तों पूछ लिया गया, तो हमें रिलेशन किस किस का चाहिए इस बार, सेल्सियस और केल्विन का। और सेल्सियस और केल्विन का तो दोस्तों हम जानते हैं C/5 बराबर K माइनस के 273/5। ये बहुत अच्छे से दोस्तों आप जानते हैं, ठीक यही होता है। फ़ारेनहाइट की बात करते दोस्तों हम तो बटे में 9 आता। चलिएगा अब C की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, C की वैल्यू दी है 60/5 है और यहाँ K माइनस के 273/5 है। अब दोस्तों समझ रहे हैं आप बहुत अच्छे से, 5 से 5 कट जाता है, यहाँ 60 बराबर K माइनस के 273 है, माइनस के 273 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 60 प्लस के 273 बराबर केल्विन। तो दोस्तों जोड़िएगा आप 3 और 13 का 3 हासिल लगा 1 और 3, यानी कि दोस्तों उस वस्तु का केल्विन में तापमान 333 केल्विन होगा। कितना, 333 केल्विन रहा होगा। चलिए इसी कड़ी में इसी बात को और आगे भी कनेक्ट करते हैं। अगर ये कहते हैं कि भाई किसी वस्तु का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है या कुछ अलग संख्या भी चेंज करेगा तो हम दोस्तों वही रख देंगे C की जगह। अगर ये 80, 40, 50, 60 कुछ भी बोलेगा तो हम वही संख्या रख देंगे, चाहे वो केल्विन की बात करे या सेल्सियस की बात करें। अब हमसे कहेगा कि भाई तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो वस्तु
वस्तु का तापमान केल्विन में तो हो चुका, चलिए फ़ारेनहाइट में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के साथ जोड़ते कैसे कि C/5 बराबर F माइनस के 32/9। फिर हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया होता दोस्तों, हम जानते तो हैं इस विषय में। C की वैल्यू कितनी दी है, 60/5 है और बराबर F माइनस के 32 दोस्तों कितना है, 9 है। ये रिलेशन से निकाल कर लाए हैं हम, अभी अभी इसको सॉल्व करके लाए हैं। तो दोस्तों देखिए कितना हुआ, ये 12 हुआ भाई, 12 पंजे 60, 5 से जो है ये 60 12 बार कट जाता है। अब 9 की क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों 12 के साथ कीजिएगा, 12 9 108, यहाँ पर 108 बना। अब दोस्तों यहाँ पर कितना है, F माइनस के 32। अब माइनस के 32 इधर आएगा, 108 में जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि तो बराबर से इधर वो माइनस का है, तो माइनस के 32 इधर आके जुड़ेंगे 108 में, तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यानी कि दोस्तों डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि F में जो इसकी वैल्यू आ गई वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गई। तो इन दो के बीच भी भाई साहब हमसे रूमर के बारे में बात कर सकता है कि भाई किसी का तापमान जो है किसी वस्तु का वो 60 डिग्री सेल्सियस है, रूमर में बताइएगा। तो रूमर में दोस्तों हम जानते हैं तो बटे में 4 आता है, तो यहाँ पर हमने क्या रखा, 60 के बटे में 5 बराबर R के अपॉन में 4, ये 12 और 12 चौक 48। यानी कि यदि किसी वस्तु का तापमान जो है ना भाई साहब 60 डिग्री सेल्सियस है, तो र्यूमर में उसका तापमान 48 र्यूमर है, 48 र्यूमर है। हालांकि रैकिन और र्यूमर के बारे में एग्जाम में कम ही क्वेश्चन बने हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। चलिए कुछ और सीखते हैं अभी। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन और पूछा जाता रहा है हमसे भाई कि कितने तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। ऐसा कौन सा तापमान, ऐसा कौन है ना, कितना तापमान होगा वो कि भाई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन क्या है पहले तो, कि भाई C/5 बराबर F माइनस के 32/9। अभी हमने स्थापित किया है संबंध इनके बीच। तो हम देख लेंगे भाई दोनों तापमान कोई एक बराबर होंगे, बराबर होने का मतलब x के बटे में भी 5 और इसको सॉरी C का भी वैल्यू हमने x रख दी और F को भी हमने x बोल दिया माइनस के 32/9। यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि भाई मान लीजिएगा x डिग्री फ़ारेनहाइट या x डिग्री सेल्सियस पर दोनों पैमाने बराबर हो जाएंगे। मैंने जो C की जगह भी x और F की जगह भी x रख दिया। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आया ये 9x और यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों 5x और यहाँ पर होगा 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से 1 5 थे 15 और 1 16, यानी कि 160, 32 पंजे 160। अब दोस्तों ये 5x ठीक है ना, इधर देखेंगे दोस्तों हम, ये 5x इधर आके कितना हो जाएगा 4x और यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों माइनस का 160। अब 4 से काट रहे हैं तो 4x बराबर कितना है माइनस के 40 डिग्री, और माइनस के 40 डिग्री का मतलब इसको या तो आप 40 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं या 40 डिग्री माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, कुछ भी कहें, मतलब ये 40 डिग्री दोस्तों पर यह आपस में बराबर हो गए। चाहे तो आप सेल्सियस भी कह सकते हैं इसको कि माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापमान है कि जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी हमारे लिए एग्जाम में कई बार पूछा गया कि बताइए वो तापमान क्या है, तो वो माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस है या माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो। चलिए दोस्तों, अब इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि भाई ऊष्मीय प्रसार के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि भाई ऊष्मा प्रसार क्या है। तो दोस्तों जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका प्रसार या तो एक डायमेंशन में होगा, एक विमीय होगा, द्विविमीय हो गया, त्रिविमीय होगा। यानी कि या तो लंबाई में उसकी वृद्धि होगी या क्षेत्रीय वृद्धि होगी उसकी लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, या उसके दोस्तों आयतन में वृद्धि होगी, मतलब लंबाई में भी वृद्धि होगी, चौड़ाई में भी वृद्धि होगी और ऊंचाई में वृद्धि होगी। तो इसको दोस्तों ऊष्मीय प्रसार 3 तरीके से होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। इन्हीं से दोस्तों 3 गुणांक निकल कर आते हैं कि भाई रेखीय प्रसार गुणांक जिसको हम अल्फा कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 प्रकार के दोस्तों प्रसार होते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहलाते हैं। इन पर न्यूमेरिकल भी आया तो कैसे हो सकता है दोस्तों, न्यूमेरिकल आया तो भाई जो रेखीय प्रसार गुणांक होगा, यानी कि रेखीय प्रसार का मतलब लाइन, एक ही लाइन में, रेखा का मतलब एक ही लाइन में बढ़ेगी। कोई वस्तु है, कोई धातु है, वो लंबाई में बढ़ेगी केवल। जैसे कि तार की बात करें, जैसे कि कोई धातु की कोई तार है और उसको हमने गर्म किया तो वो दोस्तों लंबाई में ही वृद्धि होगी, इसकी लंबाई में केवल इंक्रीमेंट होगा। तो L बराबर, अब दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस के अल्फा थीटा, यहाँ हमें जानना चाहिए, ये फार्मूला है। यहाँ पर दोस्तों I और F लगाएंगे। अब पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ क्या है। देखिए
थीटा तो है तापमान में वृद्धि, कि इनिशियल तापमान कितना था और अभी तापमान कितना हो गया है। मतलब पहले 30 डिग्री सेल्सियस था तो अब 40 हो गया है। वस्तु को गर्म करते समय पहला तापमान, इनिशियल तापमान 20 था, अभी 30 हो गया है, तो यानी कि 10 का अंतर। मतलब तापमान में कितना चेंज आया वो थीटा की जगह रखेंगे। आपको रेखीय प्रसार गुणांक की वैल्यू वो न्यूमेरिकल में देंगे तो आप अल्फा की जगह रखेंगे। आई से मतलब दोस्तों इनिशियल लेंथ, यानी कि इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी तो इनिशियल लेंथ यहाँ रखेंगे, और फाइनल लेंथ कितनी होगी तो दोस्तों वो यहाँ पर रखेंगे। ये किसके लिए है, ये रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कोई लंबाई में वृद्धि हुई है किसी धातु की तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक करें, यानी कि 1 2 3 4, इन 4 में से किन्हीं 3 की वैल्यू वो देगा और किसी एक की हमसे पूछेगा। अब बात करते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की। जैसे धातु की कोई प्लेट है दोस्तों, धातु की कोई प्लेट है, 2D प्लेट है, यानी कि उसमें लंबाई और चौड़ाई इंक्लूड है, तो उसको भी हम गर्म करते हैं तो उस वृद्धि भी उस लंबाई की और भी बढ़ेगी वो, और चौड़ाई में भी बढ़ेगी, यानी कि उसकी क्षेत्रीय वृद्धि होगी, वो क्षेत्रफल में बढ़ेगी। तो दोस्तों क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। ए बराबर ए और 1 प्लस के बीटा थीटा, यानी कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तो बीटा है कि नहीं, तो दोस्तों हम यहाँ पर बीटा लिखेंगे। थीटा अगेन ताप में अंतर है, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, ए क्या है यहाँ पर दोस्तों इनिशियल क्षेत्रफल, इनिशियल एरिया कितना था, उसका प्रारंभिक एरिया कितना था, और फाइनल एरिया कितना हो गया अभी बढ़कर ताप देने के बाद जब उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हुआ है, उसको गर्म किया है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है, यहाँ पर आगे बात करें। यदि किसी वस्तु का आयतन में, जैसे दोस्तों कोई 3D वस्तु है, कोई बॉक्स है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ इंक्लूड है, कोई घनाभकार या घनाकार कोई वस्तु है दोस्तों, कोई बॉक्स है, यदि उसको हम गर्म कर रहे हैं तो दोस्तों हम देखेंगे कि भाई उसकी लंबाई में भी वृद्धि है, चौड़ाई में वृद्धि हुई और ऊंचाई में भी वृद्धि हुई है। तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा दोस्तों, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि आयतन में वृद्धि हुई है, तो V बराबर V और 1 प्लस के गामा थीटा, 1 प्लस के गामा थीटा, दोस्तों यहाँ पर गामा थीटा होगा। गामा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक है, थीटा क्या है, तापांतर है, यानी कि ताप में अंतर, 1 यहाँ पर है ये, और आई का मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना था, उसका प्रारंभिक तापमान, प्रारंभिक जो उसका आयतन था वो कितना था, और अभी फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया है। तो दोस्तों ये 3 फार्मूले भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हमसे इन पे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक के बीच हमसे दोस्तों अनुपात भी पूछा जा सकता है कि बताइए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा बीटा गामा के बीच क्या अनुपात है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपको जानना चाहिए कि अल्फा बीटा और गामा के बीच दोस्तों 1:2:3 का अनुपात होता है। तो इतनी सी बातें बस उसमें प्रसार गुणांक से यानी कि उसमें प्रसार से भी थी कि इन पर न्यूमेरिकल पूछा जाए, इनके बीच अनुपात पूछा जाए, तो ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों कुछ और इसमें सीखते हैं। अब दोस्तों इस चैप्टर में थोड़ी बात ऊष्मा संचरण की विधियों पर भी कर लेते हैं कि भाई बताइए कि भाई ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों से होता है, निम्न में से बताइए कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि है और या कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है। दोस्तों ऊष्मा संचरण की विधि के बारे में आप जानते हैं 3 प्रकार के ऊष्मा संचरण से, 3 विधियों से ऊष्मा का संचरण होता है, यानी कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो 3 प्रकार से दोस्तों वो पहुँचती है। कैसे, पहली विधि है दोस्तों चालन, दूसरी विधि है दोस्तों संवहन और तीसरी है विकिरण। ठीक है दोस्तों, ये 3 विधियां हैं। इन 3 विधियों से ही दोस्तों ऊष्मा का संचरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है। अब दोस्तों चालन क्या है, चालन में दोस्तों ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं की गति के कारण होता है। क्योंकि दोस्तों चालन में जो ऊष्मा का संचरण है ना, चालन हो तो ठोस में जितने भी ठोस हैं उसमें ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। चालन से मतलब दोस्तों ठोस के जितने भी अणु एक दूसरे से सटे रहते हैं, अब वो गति तो करते नहीं हैं, उनमें कोई मूवमेंट तो रहता नहीं। जैसे कि कोई ठोस पत्थर देख लीजिएगा, कोई ईंट उठाएंगे या कोई भी ठोस धातु उठाएंगे, उसके जो कण हैं आपस में एक दूसरे से ठसे रहते हैं, वो गति नहीं करते। उनमें से एक गर्म होता है दूसरे को ऊष्मा ट्रांसफर कर देता है, दूसरा गर्म होता है तीसरे को ऊष्मा ट्रांसफर कर देता है, और इस प्रक्रिया में कुछ ऊष्मा नष्ट भी होती है वातावरण में जाके। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि ठोसों में जो है इधर की साइड से, जिस साइड से हमने ज़्यादा गर्म कर रहे होते हैं, दूसरी साइड उसकी अपेक्षा कम गर्म होती है। इसका कारण यही है कि कुछ ऊष्मा का कुछ भाग वातावरण में जाकर नष्ट हो जाता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं उनमें ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। हमसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो चालन विधि से होता है। और
अणुओं की बिना गति के कारण होता है। अणु तो गति करते नहीं है ठोस में। अब आते हैं दोस्तों संवहन पर। जितने भी द्रव हैं या जितने भी गैस हैं दोस्तों, इनमें ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है, क्योंकि संवहन विधि में ऊष्मा के संचरण के लिए कौन जिम्मेदार है? अणु जिम्मेदार है, और अणु गति करते हैं। द्रव में भी दोस्तों अणु गति करते हैं और गैस में भी दोस्तों अणु गति करते हैं, और गति करने से अणु ऊष्मा का संचरण जो अणु है वो दूसरे अणु को ट्रांसफर करता रहता है ऊष्मा, हीट, यानी कि एक गर्म होगा वो दूसरे तक ऊष्मा पहुंचाएगा, फिर वो तीसरे तक ऊष्मा पहुंचाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं जितने भी गैसीय अवस्थाएं हैं, जितनी भी गैस है या द्रव है, जिन चीज़ों को हम गर्म करते हैं, पानी है, दूध है, जितने भी लिक्विड फॉर्म में वस्तुएं हैं, उनमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन विधि से होता है। ये भी हमें याद होना चाहिए। कोई हमसे एक क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछ ले कि बताइएगा यदि किसी द्रव वस्तु को, किसी द्रव को हम गर्म कर रहे हैं तो बताइए उसमें ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ये 3 ऑप्शन होंगे और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं, तो हमें संवहन पर टिक करना होगा, द्रव के लिए भी और गैस के लिए भी। अब विकिरण दोस्तों होती है विकिरण में माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती दोस्तों। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब सूर्य या तारों का प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचता है उस विधि को हम विकिरण विधि कहते हैं, यानी कि विकिरण विधि से ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, और ये भी क्या है? ऊष्मा का एक संचरण है दोस्तों। ऊष्मा तो है, प्रकाश ऊष्मा है, ऊर्जा है। तो ये दोस्तों हम समझ पाए कि ऊष्मा का संचरण जो है इन 3 विधियों से होता है। चलिए कुछ और समझते हैं। दोस्तों इसके अलावा इस चैप्टर में हमसे पूछा जाता है कि भाई न्यूटन का शीतलन नियम का क्या फार्मूला है, और उस पर न्यूमेरिकल पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जैसे कि हमने लिखा है कि भाई न्यूटन का शीतलन नियम ये है, Q1 माइनस के Q2 अपॉन T बराबर K के एक नियतांक है, और ब्रैकेट में Q1 प्लस के Q2 अपॉन 2 माइनस के Q0। किसी भी वस्तु का प्रारंभिक तापमान Q1 और उसका अंतिम तापमान Q2, समय यहाँ पर T के रूप में दिया है दोस्तों, ये कांस्टेंट है, प्रारंभिक तापमान, अंतिम तापमान, और Q0 है वायुमंडल का तापमान। चलिए एक न्यूमेरिकल की मदद से इस क्वेश्चन को, इस बात को, न्यूटन के शीतलन नियम को हम समझते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्वेश्चन में कैसे इसका प्रयोग करना है और कैसे इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दोस्तों कहते हैं अगर किसी वस्तु के ताप को 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में, यानी कि उसको ठंडा होने में, कुछ ठंडा होने में, 60 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस यानी कि कुछ ठंडा होने में 5 मिनट का समय लगता है, तो 50 डिग्री से दोस्तों 50 डिग्री सेल्सियस है ये, 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा? चलिए दोस्तों समझते हैं इस बात को भी। सबसे पहले यहाँ पर इस फार्मूले को लगाते हैं हम। Q1 की वैल्यू कितनी है? 60 माइनस के Q2 की कितनी है? 50। पहला तापमान और अंतिम तापमान, जब कुछ गर्म है और कुछ ठंडा है, थोड़ा कुछ हल्का कुछ ठंडा हुआ, बटे में T का मतलब कितना दोस्तों? 5 मिनट, और K की वैल्यू हमें पता है नहीं है। Q1 की वैल्यू कितनी दोस्तों? 60 प्लस के 50 और बटे में 2 माइनस के। हाँ इस क्वेश्चन में दोस्तों ये भी दिया गया है कि भाई ब्रैकेट में दिया है गिवन, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे एग्जाम में, तो ब्रैकेट में ये भी दिया था कि माना वायुमंडल का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। वायुमंडल का तापमान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, या कुछ वो देगा अपनी मर्जी से, भी कुछ भी गिवन होगा हमारे लिए। तो दोस्तों हमने यहाँ वायुमंडल के तापमान को यानी कि Q0 की वैल्यू को रख लिया। अब 60 में से 50 गया, कितना बचा दोस्तों? 10 बटे 5 बराबर K, और ये कितना हुआ? 110 का मतलब दोस्तों 55 माइनस के 25। आप समझ पा रहे हैं ना बात को? 60 और 50 110 हुआ, 110 का हमने आधा किया तो 55 माइनस के 25, ये कितना बना दोस्तों? 2। अब 2 बराबर K, और यहाँ पर गुना में कौन? 55 में से 25 गया दोस्तों कितना? 30। अब 2 से 30 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 15 बार कटेगा, और K की वैल्यू इस तरीके से कितनी है दोस्तों? 1/15, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो दिया था उसकी वैल्यू हम निकालने में कामयाब हो पाए। देखिएगा यहाँ से 2 से ये 30 कटा 15 बार, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। अब K गुना 15 इधर और इधर 1 है। अब दोस्तों K की वैल्यू निकालने के लिए इस 1 के अपॉन में ये 15 आ जाएगा कि नहीं? अब यहाँ से हम कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकाल पाए हैं। अब हमसे पूछा था तो बताओ भाई उसी वस्तु का तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा? अगेन इसी फार्मूले को लगाओ दोस्तों। Q1 की वैल्यू क्या है इस बार? 50 है। Q2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 40 है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू जो दी गई है इस बार 50 है, माइनस के Q2 की वैल्यू 40 है, बटे में T बराबर K की वैल्यू हम 1/15 और Q1 की वैल्यू 50
प्लस के 40/2 और माइनस के वायुमंडल का तापमान दोस्तों 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमें गिवन है। तो 50 में से 40 गए जाते हैं दोस्तों, 10 बचता है, बटे में टी यानी कि समय है, ये 1/15 और गुना में दोस्तों देखिएगा इस बात को यहाँ ब्रैकेट में 50 और 40 90 का आधा करेंगे तो दोस्तों 45 आएगा और 45 माइनस के 25 ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब 10 के बटे में टी है दोस्तों और यहाँ पर 45 में से 25 गया, 20 के बटे में कितना है 15 है। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं भाई 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। अब 1 के बटे में टी है, 2 के बटे में 15 है दोस्तों, पलट दीजिएगा इस प्रकार से या क्रॉस मल्टीपल करके आप टी को यहाँ ले आए, 15 को यहाँ ले आए या डायरेक्टली इसको पलट दीजिएगा, भिन्नों को पलटेंगे तो 1/t का क्या हो जाएगा दोस्तों t/1 और यहाँ पर हो जाएगा 15/2 यानी कि t बराबर दोस्तों 7.5 यानी कि 7.5 मिनट का समय लगेगा दोस्तों, 7.5 मिनट का समय लगेगा टेम्परेचर को 50 से 60-40 होने में। देखिए पहले शुरुआत में जो 10 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर कम हुआ था तब 5 मिनट का समय लगा था, लेकिन अगेन 50 से 40 होने में समय ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। इसका मतलब यही न्यूटन का शीतलन नियम है कि जब तापमान निरंतर लगातार गिरता है तो उतना ही तापमान गिरने में पहले की अपेक्षा अधिक समय लगता है, यही न्यूटन का शीतलन नियम है। लेकिन हमसे दोस्तों परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, नॉर्मली बेसिकली इन क्वेश्चनों को हमसे एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछेगा और इनमें से 1 2 3 4 जितने भी ये कांस्टेंट टर्म है किसी एक की वैल्यू हमसे पूछेगा, बाकी हमें गिवन होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन अभी बचा है जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है उसको हम इसकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।